वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आप लोगों को जैसा मालूम है कि मैं इंटरनेशनल ट्रेड सीरीज़ स्टार्ट की हुई हूँ इकोनॉमिक्स से। तो आज मैं नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है अवेबिलिटी थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको कि दिया था इरविंग बी क्रेविस ने, और ये दिया था उन्होंने 1956। किसने दिया था ये थियरी दी थी इरविंग बी क्रेविस। और इनका जो ईयर था जिसमें इन्होंने ये अवेबिलिटी थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को इंट्रोड्यूस करा था वो ईयर था 1956। और ये जो थियरी थी उन्होंने इसको पब्लिश करा था, यानी कि इकोनॉमिक्स लोग और भी जितने भी रिसर्चर्स हैं अपने थियरी को पब्लिश कराते रहते हैं। तो इन्होंने अपने काम को पब्लिश कराया था जिसका नाम था द अवेबिलिटी एंड अदर इन्फ्लुएंसेस ऑन कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, जिसको उन्होंने पब्लिश किया था जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा था, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था वन ऑफ द कोर अजम्पशंस ऑफ एचओ मॉडल विच इज स्टैंड फॉर हेक्सचर-ओहलिन मॉडल। तो हेक्सचर-ओहलिन मॉडल में एक बात करी गई थी कि टेक्नोलॉजी आर सेम अक्रॉस द कंट्री। ये एचओ मॉडल के अजम्पशंस में बोला था, जो कि इसका एक कोर अजम्पशंस है। जब हम लोगों ने एचओ मॉडल और हेक्सचर-ओहलिन मॉडल को पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि ये उसका कोर अजम्पशंस था कि जो टेक्नोलॉजी है वो अक्रॉस द कंट्री में क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्रेविस पॉइंटेड आउट दैट द टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ ट्रेड। उन्होंने देखा कि जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं अमंग द कंट्रीज़ और अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने ऐसा पाया कि ये जो डिफरेंसेस है ना वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, ट्रेड ऑफ पैटर्न को। यानी कि अगर मैं इसको बिल्कुल क्रक्स में समझाऊं तो मैं ये बोलूँगी कि जिस कंट्री का जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जितना अच्छा होगा वहाँ पर जो कमोडिटी या फिर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं हम लोग अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सिस्टम के थ्रू अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे। अगर सरप्लस प्रोड्यूस होंगे तो डोमेस्टिक के साथ साथ हम इंटरनेशनल में भी उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि इकोनॉमी एनहांसमेंट होगी। चूँकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि हम लोग मोर कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे जिससे लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो कमोडिटी का क्या होगा, सरप्लस में प्रोडक्शन होगा। तो इसी चीज़ को उन्होंने बेस बनाया था और उन्होंने बोला था कि जो टेक्नोलॉजी है और डिफरेंट अक्रॉस द कंट्री में वो डिफरेंस होते हैं, जिसके कारण उन्होंने थियरी दी थी अपनी द अवेबिलिटी थियरी। Kravis again pointed out that it's an availability and non-availability of goods। उन्होंने ऐसा बोला कि जो थियरी है वो बेस्ड ऑन है अवेबिलिटी एंड नॉन अवेबिलिटी। और उन्होंने अवेबिलिटी को भी डिस्क्राइब करा और उन्होंने नॉन अवेबिलिटी को भी डिस्क्राइब करा। नॉन अवेबिलिटी मैं कुछ देर के बाद आऊँगी और इसके भी दो पार्ट्स हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट नॉन अवेबिलिटी है या रिलेटिवली नॉन अवेबिलिटी है किसी कंट्री में। तो पहले थोड़ा सा अवेबिलिटी के बारे में, जबकि ये जो बोथ हैं यानी कि अवेबिलिटी और नॉन अवेबिलिटी ये दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, टर्म्स ऑफ ट्रेड को या फिर पैटर्न ऑफ ट्रेड को। So, as we seen earlier, traditional or HO model, that is factor endowment or factor intensity that influence the pattern of trade। अब तक हम लोगों ने HO मॉडल में यही देखा था ना कि जो फैक्टर एंडोर्ड होंगे या फिर जिसका भी इंटेंसिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल कैपिटल कंट्रीज, कैपिटल रिच कंट्री में कैपिटल इंटेंसिटी है, लेबर रिच कंट्री में लेबर इंटेंसिटी है। और जिस भी कंट्री में जैसा है, यानी कि कैपिटल रिच कंट्री किसका एक्सपोर्ट करेगी, कैपिटल गुड्स का, लेबर रिच कंट्री किसको एक्सपोर्ट करेगी, लेबर काइंड ऑफ प्रोडक्ट का। तो ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पैटर्न ऑफ ट्रेड को। यहाँ तक हम लोगों ने यही समझा था। बट देयर इज़ मतलब बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं एचओ मॉडल से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी अल्टर है। इस मैटर पे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी है एचओ मॉडल्स पे, जो कि क्रेविस ने अपने अवेबिलिटी थ्योरी में इन्फ्यूज़ किया। लेकिन क्रेविस ने जो पॉइंट आउट किया वो था कि जो पैटर्न ऑफ ट्रेड है वो इन्फ्लुएंस होता है अवेबिलिटी एंड नॉन अवेबिलिटी कमोडिटीज़ से।
यानी कि अ कंट्री शुड प्रोड्यूस और टेंड्स टू स्पेशलाइज दोज कमोडिटीज़ विच आर अवेलेबल इन डोमेस्टिक एंड टेंड टू इम्पोर्ट दोज कमोडिटीज़ विच आर नॉट अवेलेबल डोमेस्टिकली। क्या बोला उसने? उसने बोला कि एक कंट्री को स्पेशलाइज होना चाहिए उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो कमोडिटी उसके कंट्री में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, और जो प्रोडक्ट उसके कंट्री में उपलब्ध नहीं है उस प्रोडक्ट को क्या कर लेना चाहिए? इंपोर्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल। एंड डोमेस्टिक अवेबिलिटी मीन्स मतलब क्या? इसने डोमेस्टिक अवेबिलिटी जो बोला कि गुड्स आर इन अबंडेंट एज वेल एज डिमांड कंसर्न, यानी कि वो अबंडेंस में तो है और डिमांड भी कंसर्न है उसके साथ उस प्रोडक्ट के लिए। तो अवेबिलिटी बेसिकली मीन्स, अगर मैं बोलूँ कि अवेबिलिटी का जो शाब्दिक अर्थ है इस थ्योरी में वो है इलास्टिक सप्लाई। यानी कि हम लोग जो भी हमारे माइक्रो के इकोनॉमिक्स फर्टर्निटी हैं, दे कैन ईजिली रिलेट इलास्टिक और इन इलास्टिक, यानी कि व्हाट इज़ इलास्टिक एंड व्हाट इज़ इन इलास्टिक। तो यहाँ पर अवेबिलिटी मीन्स कि कोई भी गुड्स कितना है, उसका सप्लाई क्या है, इलास्टिक है। मतलब इफ़ गुड्स आर अवेलेबल एंड कंट्री आर एबल टू मीट द डिमांड ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि एक कंट्री अपने डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज़ के डिमांड को भी जब मीट कर ले, वो क्या होगी, उस वहाँ की सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी। यानी कि वहाँ उस कमोडिटी की क्या होगी, अवेबिलिटी होगी। ठीक इसी के ठीक अपोजिट क्या है, नन अवेबिलिटी। यानी कि मैंने जैसे बोला था कि मैं नन अवेबिलिटी पर आऊँगी कुछ देर बाद। तो नन अवेबिलिटी मीन्स ठीक इसका उल्टा, यानी कि दोज गुड्स और डिमांड्स विच आर नॉट इनफ टू मीट द डिमांड डोमेस्टिकली, यानी कि ये उस मात्रा में नहीं प्रोड्यूस होता जिस मात्रा में उस डोमेस्टिकली उस प्रोडक्ट का डिमांड है। सो प्राइम फैक्टर ऑफ दिस थियरी इज बेस्ड, सो इफ़ द कंट्री हैज़ स्पेशलाइज टू प्रोड्यूस अ गुड इन फ्लेक्सिबल मैनर, यानी कि वो ईजिली उसको प्रोड्यूस कर लेता है, यानी कि उसका जो कॉस्टिंग है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कम लगता है। क्योंकि अगर एक प्रोड्यूसर का जो मोटिव है वो ऑलवेज क्या मोटिव रहता है कि मैं अपने प्रॉफिट को कैसे, मतलब मैं मुनाफा कैसे करूं, या फिर मेरा जो कॉस्टिंग है वो कैसे कम आए, और कॉस्टिंग जैसे ही कम आएगी उसका मुनाफा बढ़ेगी, तो वो वैसे ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी जिसका उसमें कॉस्टिंग जो है वो कम आए। तो अगर कोई गुड्स ईजिली अवेलेबल हैं उसके लिए तो प्रोड्यूसर उसी को प्रोड्यूस करेगा ना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा उसके लिए। वेबिस पॉइंटेड आउट दैट कि जो नन अवेबिलिटी है, जैसे कि मैंने बोला कि ये दो भाग में डिवाइड है। पहला है एब्सोल्यूट नन अवेबिलिटी एंड दूसरा है रिलेटिव नन अवेबिलिटी। तो जैसा कि बात करूँ मैं एब्सोल्यूट नन अवेबिलिटी की, तो एब्सोल्यूट नन अवेबिलिटी वैसी नन अवेबिलिटी है जहाँ पर भी कि मतलब वो कमोडिटी बिल्कुल नॉट एट ऑल अवेलेबल है ही नहीं, यानी कि पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर कमोडिटी नॉट एट ऑल अवेलेबल टू दैट कंट्री। मतलब बिल्कुल है ही नहीं उस कंट्री में, वो प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं, यानी कि उसको इंपोर्ट ही करना होगा, अदरवाइज उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और रिलेटिवली यानी कि ऐसी कमोडिटी जो है तो मतलब मिल तो रही है लेकिन नॉट इनफ टू मीट्स डोमेस्टिकली डिमांड्स, यानी कि कमोडिटी अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूँ, इस कमोडिटी प्रोड्यूस्ड, मतलब प्रोड्यूस तो होगा, प्रोडक्शन होंगे इसके, बट इट्स नॉट इनफ टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। यानी कि जब डोमेस्टिक डिमांड को ही वो प्रोडक्ट पूरा नहीं कर पा रहा तो फॉरेन डिमांड्स को कैसे पूरा कर सकता है ना, ये भी तो पॉइंट है। तो मतलब इसका है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, यानी कि अगर कोई कंट्री, यानी कि अगर रिलेटिवली है कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री में, तो उसका प्रोडक्शन करने में उसको ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ सकती है, क्योंकि उसको हो सकता है कि कुछ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने हो, कोई अच्छे खासे स्किल्ड लेबर यूज़ करने हो, तो जिसके कारण उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो ज़्यादा पड़ेगी। यानी कि उसको इंपोर्ट करना बेटर लगेगा उस गुड का जिसको, रादर देन प्रोड्यूस दैट गुड।
इन डोमेस्टिकली, ऐसा। लेट एक्सप्लोर, अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं इसका, इस जो थियरी है पर्टिकुलर। आशा करती हूँ कि यहाँ तक सबको इजीली समझ में आ रहा होगा कि अवेबिलिटी थियरी क्या है, यानी कि यहाँ तक इस स्टेज तक थोड़ा बहुत सबको आइडिया हो गया होगा कि जो अवेबिलिटी थियरी है वो क्या है और क्रेविस किस तरफ इशारा करना चाहते हैं या फिर वो क्या बोलना चाहते हैं अपनी थियरी में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे और कि उन्होंने और क्या क्या चीज़ को फ्यूज़ किया है इस थियरी के साथ, ताकि क्लैरिटी और ज़्यादा हो इस थियरी के अगेंस्ट। तो उन्होंने बताया कि जो 4 फैक्टर्स हैं वो बेसिक एलिमेंट्स हैं इस थियरी के। क्या बताया क्रेविस ने? क्रेविस पॉइंटेड आउट that 4 factors which are base element of this theory। तो उन्होंने जो 4 चीज़ें बताई, यानी कि 4 फैक्टर्स बताए, वो बताए उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस उन्होंने पहला फैक्टर बताया। दूसरा उन्होंने बताया टेक्नोलॉजिकल चेंज। उन्होंने थर्ड बताया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और उन्होंने जो 4th फैक्टर बताया था वो उन्होंने बताया था गवर्नमेंट की पॉलिसी। यानी कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये क्या इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्ट अवेबिलिटी या फिर पैटर्न ऑफ ट्रेड को किसी भी कंट्री में। और हम लोग 1 बाय 1 इन चारों फैक्टर्स को एलोबोरेट से डिस्कस करेंगे कि ये चारों फैक्टर कैसे डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट को अवेलेबल होने में किसी भी कंट्री में। ठीक है, तो पहला जो हमारा फैक्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो डिस्कशन होगा फ़िलहाल के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज पे होगा, जो उन्होंने पहला बताया था। अब ये तो कॉमन सी बात है, यानी कि हमने अपने ट्रेडिशनल, जब हम ट्रेड थियरी पढ़ रहे थे, यानी कि जो एडम स्मिथ रिकार्डो की जो थियरी थी, उन्होंने भी सेम बोला था, यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, और जो कि एक की रोल प्ले करते हैं गुड इनफ और वेल एंडोर्ड सो दैट अ कंट्री गेट लीस्ट कॉस्ट टू प्रोड्यूस दैट गुड, यानी कि कंपैरेटिव एडवांटेज। जैसा कि मैंने अभी बोला कि ये ट्रेडिशनल है, जिस कंट्री में जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो कंट्री उस गुड को उतनी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करेगा, साथ ही कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करेगा, साथ ही उसकी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, और इसके साथ ही वो अपने डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ फॉरेन कंट्री के डिमांड को भी क्या कर पाएगा, मीट कर पाएगा। तो ये है नेचुरल रिसोर्सेज, जो किसको एनहांस करेगा, प्रोडक्ट की अवेबिलिटी को। देखिए फर्स्ट फैक्टर बिल्कुल सुटेबल है अवेबिलिटी के लिए, प्रोडक्ट अवेबिलिटी के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, यस दिस इज़ प्राइम फैक्टर और बिल्कुल की रोल प्ले करता है। अभी मैंने बोला कि जिस भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज होंगे वो कंट्री उतनी ज़्यादा क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी। और ठीक इसका उल्टा अगर देखो कि जिस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे उस कंट्री को उस प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो है पहला फैक्टर। अब क्रेविस ने दूसरे फैक्टर को बताया जो कि है टेक्नोलॉजिकल चेंज और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर मैं बोलूँ दूसरा फैक्टर जो है उन्होंने लिया इस थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए, उन्होंने लिया था टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो कि हमने जब स्टार्टिंग किया था ना इस थ्योरी का तभी बताया था कि ये एचओ मॉडल के एक कोर अजम्पशंस को रिलैक्स करता है, जो कि है सेम टेक्नोलॉजी लेवल अक्रॉस द कंट्री
ठीक क्रेविस इसका उल्टा बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो किसी भी कंट्री के लिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी कि जिस कंट्री में जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट होगा, जितने ज़्यादा इनोवेशंस होंगे, जहाँ वहाँ जितने ज़्यादा स्किल्ड लेबर होगा, नो डाउट वो कंट्री उस प्रोडक्ट को उतने अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करेगी। सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, वो भी डोमेस्टिकली उस प्रोडक्ट का डिमांड पूरा भी होगा, साथ ही फॉरेन डिमांड्स भी पूरे होंगे। यानी कि ये कंट्री, जिस भी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा, उसको क्या मिलेगा, उसको गेन इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। यानी कि ये देखो, एक और अजम्पशंस यहाँ रिलैक्स हो रहा है एचओ मॉडल का, हेक्सर-रोलिन मॉडल का। एक और जो अजम्पशंस है, जो एचओ मॉडल में बोला गया था, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन अगर मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करूँ, यहाँ पर सीआरएस रिलैक्स हो गया, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हो गया, यानी कि बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है। और जब भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है किसी भी कंट्री को, तो वो क्या करता है, बल्क में प्रोड्यूस करता है और डोमेस्टिकली भी उसको कंज्यूम करता है, साथ में क्या करता है, उसका एक्सपोर्ट भी कर देता है। ठीक उल्टा, अगर किसी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो फिर वो कंट्री उस प्रोडक्ट को उतने अच्छे तरीके से ना ही प्रोड्यूस कर पाएगी, ना ही कोई प्रोडक्ट को इनोवेट कर पाएगी, ना ही वहाँ स्किल्ड लेबर अच्छे से काम कर पाएंगे। उसको कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, उसको इम्पोर्ट करना होगा उस गुड का रादर देन एक्सपोर्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो हम लोग देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर इन अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट थ्योरी, जो कि क्रेविस ने बताया है, बिल्कुल सही है। इन्होंने जो थर्ड पॉइंट दिया था इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इस थ्योरी को उन्होंने दिया था थर्ड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अब यहाँ एक और एचओ मॉडल का जो अजम्पशन है वो रिलैक्स हो रहा है। वो है कि उन्होंने बोला था परफेक्ट मार्केट, उन्होंने परफेक्ट बात करी थी, परफेक्ट कंपटीशन की बात करी थी। लेकिन यहाँ पर सी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उन्होंने बोला था होमोजीनियस। परफेक्ट कंपटीशन मीन्स होमोजीनियस गुड्स ना अक्रॉस द कंट्री, बट यहाँ पूरा सिनेरियो उल्टा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को मैं अगर डिस्क्राइब करूँ तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं आर ब्रिंग न्यू वैरायटी ऑफ गुड्स, they are just try to new product in terms of new technology, new packaging, new advertising। यानी कि ऐसे करके उन्होंने क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी ऑल आर रेड दिस काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो मैं ये होपफुली मैं ऐसा करती हूँ कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन बहुत इकोनॉमिक्स फैटर्निटी को नोन होगा। Those who bring a new product or innovated product gain some temporary monopoly। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट साइकिल में भी देखा था, टेक्नोलॉजिकल जो चेंज वाला मॉडल था, टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल, उसमें भी देखा था पॉजनर और रेमंड के द्वारा दोनों जो दिया गया था थियरी, हमने उसमें भी देखा था कि एक कंट्री जब मतलब जिसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करती है और जिस भी कंट्री को टेम्पररी मोनोपोली मिला होता है, उस कंट्री को कुछ बिंग ऑफ टाइम पीरियड के लिए अच्छा खासा मुनाफा होता है, जब तक कोई दूसरी कंट्री उसके बनाए हुए प्रोडक्ट को क्या नहीं कर ले, इमिटेट कर ले। होपफुली यू ऑल आर रिमेंबर आवर प्रीवियस थियरी, इमिटेशन गैप। तो ये भी वही बात करती है कि जब तक कोई कंट्री उसके बनाए हुए प्रोडक्ट को इमिटेट नहीं कर लेती, तब तक उस कंट्री को क्या मिला होता है, टेम्पररी मोनोपोली मिला होता है। यानी कि वो कंट्री में जो गुड्स है वो मोर अवेलेबल होंगे, वो कंट्री उस गुड को एक्सपोर्ट करेगी। और ठीक इसका उल्टा, जिस भी कंट्री में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो क्या होगा, वो उस गुड का क्या करेगी, इम्पोर्ट करेगी रादर देन एक्सपोर्ट। इसका जो चौथा फैक्टर है, सी यहाँ भी हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को देख सकते हैं, ये ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर है अवेलेबिलिटी थ्योरी का। जो फोर्थ फैक्टर है हम लोगों का, फोर्थ फैक्टर की बात की है उन्होंने, वो की है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे टैरिफ हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। तो क्रेविस पॉइंटेड आउट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड इम्पोजिशन of tariff or non-tariff or any kind of collusive like cartel, we all are known cartel, all these kinds of form
ऑल आर इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ ट्रेड। और ये सारी चीज़ें किसको इन्फ्लुएंस करेगी? पैटर्न ऑफ ट्रेड को इन्फ्लुएंस करेगी। अगेन एन एक्सटेंशन ऑफ HO मॉडल, cause in HO model says no restriction in trade, see no restriction in trade, again एक और assumptions रिलैक्स हुआ, यानी कि हम लोगों ने पाया कि सिमिलरिटी तो है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने HO मॉडल के बहुत सारे assumptions को अपनी थियरी में रिलैक्स किया हुआ है। यानी कि सी अभी एक और चौथा नो रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर है, फ्री ट्रेड, पर यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत क्या? टैरिफ, नॉन टैरिफ, यानी कि बैरियर्स आएंगे ना जो किसको फैक्टर डिसाइड करेंगे? टर्म्स एंड ट्रेड को डिसाइड करेंगे। दिस अबव 4 फैक्टर्स, जितने भी अब तक ने हम लोगों ने देखा, 4 फैक्टर्स की बात करूं तो पहला हम लोगों ने देखा नेचुरल को देखा, दूसरा हमने टेक्नोलॉजी को देखा, ये रहा टेक्नोलॉजिकल चेंज। तीसरा की बात करूँ तो तीसरा हम लोगों ने देखा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, एंड फोर्थ हमने देखा गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये जो चारों जो फॉर्म्स हैं, दिस अबव 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दी अवेबिलिटी एंड नॉन अवेबिलिटी, एंड ये 4 फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसेस इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशंस एनहांस द इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि क्रेविस बोलते हैं कि जो ऊपर के मतलब 4 में से जो ऊपर के 3 हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशंस हो गए, ये 3 क्या हैं? ये एनहांस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड को। लेकिन अगर उनके अकॉर्डिंग, यानी कि क्रेविस बी के इरविंग के अकॉर्डिंग, वो बताते हैं कि जो चौथा फैक्टर है इसका, जो अवेबिलिटी थ्योरी को डिसाइडिंग फैक्टर है, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, दिस गवर्नमेंट पॉलिसी, ये क्या करेगी? ये डैम्पनिंग इफेक्ट का काम करेगी ट्रेड के लिए। क्यों? क्योंकि जब टैरिफ इम्पोज होगा तो इंपोर्ट करना क्या होगा? रेस्ट्रिक्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा? जो टैरिफ है यानी कि जो ट्रेड है वो डैम्पिंग होगी या फिर डिक्लाइन होगा ट्रेड में। थोड़ा सा और डीपर जाते हैं इस थ्योरी में, यानी कि उन्होंने इस थ्योरी को और बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया है। आपको भी मज़ा आएगा जब इसके और हम लोग आगे जानेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि वाओ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी। मतलब जैसा मैंने इसको समझा, जब मैंने इसको पढ़ा और मैंने इसको समझा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये थ्योरी, क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको अच्छे ढंग से एलाबोरेट किया है। तो अगर मैं इसको और एलाबोरेट करूं और इसके साथ एक एग्जांपल को फ्यूज़ करूं, तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर 4 कंट्री लेना चाहेंगे, जैसे कि ए कंट्री, बी कंट्री, सी कंट्री एंड डी कंट्री। दिस ऑल आर क्या है? कंट्रीज़। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे इस थ्योरी को और अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। और जो ये जो 4 है ना, 4 कंट्रीज़ हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस 2 कमोडिटीज़। What they do? They do trying to produce 2 commodities। ठीक, से एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 कमोडिटीज़ का, कि 2 कमोडिटीज़ क्या होंगे? से व्हीट और स्टील। ठीक, ये 2 प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हैं? दोनों ट्राई करते हैं, चारों कंट्रीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन व्हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, भाई कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो जो व्हीट का जो प्रोडक्शन फैक्टर है वो है फर्टाइल लैंड, यानी कि व्हीट का जो प्रोडक्शन फैक्टर है वो है क्या है? फर्टाइल लैंड। और स्टील का जो, एक सेकेंड थोड़ा सा और स्पेस ले लूँ, और स्टील का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? वो है आयरन ओर। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो अब चूँकि वहाँ 4 कंट्रीज़ थी, यानी कि कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी एंड डी, तो जो ए कंट्री है ना, ए कंट्री में जो अवेबिलिटी, जो कि अभी हमने पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि एक कंट्री में किसकी अवेबिलिटी है? एक कंट्री में अवेबिलिटी है लैंड की, फर्टाइल लैंड की। ठीक, एंड जो बी कंट्री है ना, यहाँ पर भी क्या है? लैंड है। सी में भी लैंड है, यानी कि फर्टाइल लैंड इन तीनों कंट्रीज़ में है, कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी।
और जो डी कंट्री है ना, यहाँ पर जिसकी अवेलेबिलिटी है वो है आयरन ओर की। अभी हमने पढ़ा कि 4 कंट्रीज़ हैं, 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से वीट का प्रोडक्शन फैक्टर क्या है, फर्टाइल लैंड, और स्टील का प्रोडक्शन फैक्टर है आयरन ओर, जिसमें से ए में फर्टाइल लैंड की अवेलेबिलिटी है, अबंडेंस ऑफ लैंड है फर्टाइल लैंड, बी में भी लैंड है और सी में भी लैंड है, लेकिन डी कंट्री में क्या है, आयरन ओर की अवेलेबिलिटी है। साथ में थोड़ा सा और इसमें फ्यूज़ करते हैं थ्योरी को और आगे बढ़ाते हुए, बी कंट्री के पास लैंड भी है, साथ ही क्या है, आयरन ओर भी है। यहाँ भी सी कंट्री में भी क्या है, लैंड भी है, साथ में क्या है, आयरन ओर भी है। और ए कंट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या है, फर्टाइल लैंड है, और डी कंट्री में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आयरन ओर है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट गेन है, यानी कि कंट्री ए को, वो किसका है, लैंड का, यानी कि अब वो किसको इजीली प्रोड्यूस कर सकेगी, यानी कि उस कंट्री में किसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, वीट का, नो डाउट, क्योंकि भाई लैंड अवेलेबल है ना, फर्टाइल लैंड। और डी कंट्री में किसका अवेलेबिलिटी होगा, भाई स्टील का, क्योंकि आयरन और अवेलेबिलिटी है। तो जो ए कंट्री है ना, वो वीट का डी के साथ क्या करेगी, एक्सपोर्ट कर देगी, और स्टील को क्या कर लेगी, इंपोर्ट कर लेगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहाँ ट्रेड स्टार्ट हो गया। और डी भी क्या करेगी, ए कंट्री से इंपोर्ट करेगी किसको, वीट को, और एक्सपोर्ट किसको करेगी, स्टील को। और जो बी एंड सी कंट्री है ना, ये किस पर ट्रेड करेगी, अपने कंपैरेटिव एडवांटेज पर, यानी कि जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसका कंपैरेटिव एडवांटेज डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि बी और सी किस गुड का प्रोडक्शन करे, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज जिसमें कम होगा वो उस प्रोडक्ट को करेगा, और कंपैरेटिव एडवांटेज जिसको ज़्यादा मिला रहेगा वो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये है अवेलेबिलिटी थ्योरी, यानी कि जिस कंट्री में भी जितनी चीज़ें अवेलेबल होंगी ना, वो कंट्री क्या करेगी, उस कंट्री में उस प्रोडक्ट का प्रोड्यूस या फिर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, उस कंट्री को उस चीज़ में स्पेशलाइजेशंस मिलेगा, जिसमें वो क्या करेगी, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन जब ज़्यादा मात्रा में होगी तो वो नॉट ओनली डोमेस्टिक डिमांड को फुलफ़िल करेगा, साथ ही वो क्या करेगा, फॉरेन डिमांड्स को भी फुलफ़िल करने के लिए अवेलेबल होगा, और वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और जो नॉन अवेलेबिलिटी है वो ठीक इसका उल्टा है, यानी कि कोई भी कंट्री उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगी जो उस कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है, वो कंट्री क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Kravis availability theory. Hopefully you like the video. Thank you.